तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड है जो रिलीज्ड हो चुका है, और नवंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम जो है वो होना है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और सबसे पहले भाई मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज दिवाली भी है और आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप अपने अच्छे से पढ़ाई भी करिए, और जिससे आपको आपके अगले वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, और आपका रैंक कम से कम आए, नंबर्स आपका ज़्यादा हो। ठीक है। तो आपको अच्छे से कॉलेज भी मिल जाए। तो इसी का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस लिया है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके साथ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है। जिससे आपके एक क्वेश्चन में कई सारे डाउट होंगे जो क्लियर हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन इससे बहुत ही मैच होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से दिया है कि देखिए भाई, मैं यहाँ पे हिंदी में लेके चल रहा हूँ। ठीक है। बगल में आपका इंग्लिश वर्जन भी है, आप पढ़ सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो दोस्तों, आपने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, और इसकी एक यही प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की। ठीक है। कि ये सीधी रेखा में ही चलता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऐसा अवधारणा है जिसके माध्यम से परिभाषित नहीं किया जा सकता कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। तो देखिए, अपवर्तन इसके द्वारा भी परिभाषित हो सकता है, परावर्तन के द्वारा भी परिभाषित हो सकता है, परागमन के द्वारा भी परिभाषित हो सकता है। लेकिन आपका जो ये विवर्तन है, यानी कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना। ठीक है। तो जिसे आपने ब्लेड वाला एग्जांपल देखा होगा कि प्रकाश वहाँ पे डिफ्रेक्ट हो जाता है, तो उसी से बना है डिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन है जो परिभाषित नहीं करता कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति नहीं करता, तो ये परिभाषित करता है विवर्तन। ठीक है। अब आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हैं, और कौन कौन सा आंसर सही है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, और उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अ, दर्पण में या फिर मिरर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपको सभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है। ये आपका शीशा है, ये मिरर है। ये फ्लैट मिरर की बात कर रहा है। समतल दर्पण इसी तरीके का होता है। मैंने इसके सामने एक वस्तु रख दी यहाँ पे। ठीक है। मस्त, तो ये वस्तु मान लीजिए आपका ए बी है। ठीक है। इसकी लंबाई पूरा ए बी है। अच्छा, अभी इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये इसके तरफ जाएगा प्रकाश। ठीक है। जब प्रकाश यहाँ पे जाएगा, तो आपको पता है कि प्रकाश जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से वापस आता है। ये परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश इधर से वापस आ जाएगा। ठीक है। सीधा गया तो सीधा वापस आया, थोड़ा सा एंगल पे गया तो फिर एंगल से इधर निकल जाएगा। अभी इधर से गया तो फिर यहाँ पे इधर से निकलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो किरण है, ये वाली और ये वाली, ये दूसरे एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। ठीक है। ये इधर निकल जाएगी और ये वाला इधर निकल जाएगा, आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर मैं बी पॉइंट का चेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे बी पॉइंट का अगर चेक करूँ तो बी पॉइंट भी सेम चीज़ होगा। अगर सीधी जाएगी किरण तो सीधे वापस रिफ्लेक्ट होगी। अगर तिरछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तिरछा जाएगा तो यहाँ से वापस निकल जाएगा, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो भी किरणें हैं आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, दर्पण के इधर वाले साइड पे। ठीक है। इस वाले साइड पर नहीं काट रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड इन द सेंस कि मैं यहाँ पे इसको खींचूँ और यहाँ पे इसको खींचूँ। ठीक है। पीछे की तरफ मैं खींच रहा हूँ अपने मन से, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो किरणें हैं वो एक दूसरे को काटेंगी। समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब समझिए कि दर्पण के अगर इधर प्रतिबिंब बना तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। ध्यान से समझिए, जिधर की साइड वस्तु रखी है
अगर उत्तल प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक। अगर जिधर की साइड वस्तु नहीं रखी है उसके पीछे बनती हुई प्रतीत हो रही है तो उसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ए डैश बी डैश इसको मानिए आप। तो आमने सामने यहाँ पे बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी तो बन रहा है लेकिन और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी कि जैसी वस्तु है वैसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये ए जो है वो नीचे चला गया बी ऊपर हो गया, सेम चीज़ दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या देखा, इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज़ मैंने क्या देखा, कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है भाई, कैसा होगा, सीधा होगा। थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पे देखा कि जितनी दूरी पे यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे मानिए अगर x दूरी पे कोई वस्तु है तो सेम दूरी यहाँ पे भी बन रहा है, मान लीजिए y। तो सेम दूरी पे बन रहा है तो कैसा होगा, x बराबर y, यानी कि बराबर दूरी पे ये बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ये जो है आपका वस्तु के बराबर बन रहा है। समझिए आप, यहाँ पे दूरी बराबर है और वस्तु के बराबर है, वस्तु से छोटा नहीं है। ठीक है, तो बराबर है किसके, वस्तु के। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वस्तु के बराबर बन रहा है। और पांचवा ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कैसा बनता है, लेटरल बनता है। लेटरल मतलब समझिए आप, पार्श्व, यानी कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो जो है आपका लेफ्ट वाला पोर्शन राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट। आपने खड़ा होकर आपको अनुभव हुआ होगा कि आप जब दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो समतल प्रतिबिंब में होती हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी आंसर मिलाइए, तो आंसर में देखिए, यहाँ पे आंसर में दिया है कि वस्तु के आकार से दुगना होगा तो कभी नहीं होगा, पहला तो गलत। वस्तु के आकार का आधा होगा तो कभी नहीं होगा, गलत। वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा तो सही है, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया। चौथा दिया है कि पार्श्वी उल्टा होगा। पार्श्वी उल्टा का मतलब समझ रहे, लेटरल वाली बात कर रहा है, यानी लेफ्ट का पोर्शन राइट में, राइट का लेफ्ट में, तो बिल्कुल होगा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भाई आपका सही है। ये तीसरा चौथा ऑप्शन आपका सी में फॉलो कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाना है। ठीक है, इसके बाद सी वाले तीसरा वाला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें दिया है कि चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि चम्मच के बाहर कैसा, मान लीजिए एक चम्मच है, ठीक है, तो उसके बाहर का पोर्शन इस तरीके का उभरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे गड्ढा होगा, यहाँ पे कोई भी सामान आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे उभरा हुआ होगा, और इस उभरे हुए पोर्शन को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सीधा होगा, और दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा। क्लियर है आपका। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लाइट वाला पोर्शन है इससे क्वेश्चन कितना उठा रहा है ना। तो आपको लाइट वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। इसके बाद आपका दिया है कि अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो x बराबर किसके होंगे। ठीक है, आपका ये चौथा क्वेश्चन है। तो भाई x बराबर आपका हमेशा उसकी फोकस दूरी की होगा जब वस्तु जो है वो अनंत दूरी पर रखी हुई होगी। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी के बराबर आपका इसका मान हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है समतल दर्पण की और प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में ही बताया था समतल दर्पण के बारे में। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आभासी सीधा समतल दर्पण के पीछे वस्तु के दूरी के समान दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया कि छठवां क्वेश्चन, एक अवतल
द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा एक अवतल दर्पण है, उसका हमें आभासी प्रतिबिंब लेना है, तो वस्तु कहाँ पर हमें रखनी चाहिए? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर आप वस्तु को रख देंगे तो वो उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा अवतल दर्पण में। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझना है, अदरवाइज आप रट के जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 7वां क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में क्या लगा होता है? तो जो हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है ये पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं हेडलाइट में। ठीक है, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। 8वां क्वेश्चन दिया है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? बात कर रहा है आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसको चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा दर्पण आप यूज करेंगे? तो भाई आप समतल भी यूज कर सकते हैं और उत्तल दर्पण भी यूज कर सकते हैं, दोनों में प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी बनता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि यदि आवर्धन क्षमता 1.5 है तो इसके लिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन आपका। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर वस्तु का प्रतिबिंब मतलब किस टाइप का होना चाहिए ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पे आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ रहा है 1.5, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से और वस्तु की प्रतिबिंब से। समझ रहे हैं आप? जैसे वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनेगा उससे उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार से बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है? ये आपको पता है मेरे ख्याल से, ये आपके अपवर्तन से होता है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना इसका मतलब है कि अपवर्तन से होगा। तो मेरे भाई ये 10 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया है। अभी आगे का क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है भाई, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा, आप इतना रिपीट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।